हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन पर। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 की का जो पेपर है वो यहाँ बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 मई 2025 को आपके कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का जो हिंदी विषय का पेपर होने वाला है वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली आपका जो 1 मई 2025 को होने वाला हिंदी विषय का पेपर फाइनली मेरे पास आ चुका है और ये एकदम 100% रियल पेपर है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, एकदम ये स्कूल का पेपर है, एकदम सही पेपर है। इसमें इसके साथ में कोई एडिटिंग नहीं की गई है, 100% रियल पेपर है। आप इसे तैयार करके जा सकते हैं। अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे, आपके 100% पेपर यही आएगा। तो आपका जो पेपर रहेगा वो है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 17 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आपके 4 पेजेस पर 17 क्वेश्चन है और टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स का रहेगा। ये है आपके हिंदी सब्जेक्ट का। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो करते हैं आज के इस पेपर हिंदी विषय का जो 1 मई 2025 को आपका 1 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके सॉल्यूशन की शुरुआत। ये है आपका पेपर जिसके अंदर आपके ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है आपको। इसके अंदर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेपर का फोटो थोड़ा सा ऊपर से लिया गया है तो यहाँ पे इसके साइज के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर पैसेज है और पैसेज के अंदर आपका ये आधुनिक युग वाला कोई पैसेज है और इस पैसेज को मैं पढ़ूंगा नहीं, आप वीडियो को रोक करके और अच्छी क्वालिटी के अंदर इस स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अच्छे से पढ़ ले। मैं इसके डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है इस पैसेज के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार कि आधुनिक युग में सौंदर्य की स्थिति मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रकृति में। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आज का कवि सौंदर्य का दर्शन किन चीजों में करता है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, अंतरु में, उपवन में, रेगिस्तान में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका प्रत्येक वस्तु के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न इस पैसेज के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार आपका प्रश्न नंबर 3 है, आज का कवि रचना करता है सौंदर्य पर, वीरता पर, प्रत्येक ज्ञात विषयों पर, सामाजिक परंपराओं पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श यानी कि प्रत्येक ज्ञात विषयों पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अचेतन शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे अव, अप, अ या तन। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो है आपका ऑप्शन स यानी कि अ। तो आप वीडियो को देख करके अच्छी क्वालिटी के अंदर पेपर को देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा। थोड़ी सी पेपर की फोटो ऊपर से ली गई है तो यहाँ पे साइज के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट है आपका, इसी के ऑप्शनल के अंदर एक और आपका अपठित गद्यांश है तो इसको देखते हैं। इसकी भी आंसर मैं बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छे से याद हो सके उसको याद करके जाना। नेक्स्ट इसका आपका ये वृक्षों का है, वृक्षों से रिलेटेड कोई एक गद्यांश है। इसके प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 1 है आपका, लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया गया है, कोयले को, गैस को, कांच को या यंत्र को। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि सॉरी ऑप्शन द, ठीक है ना, यानी कि यंत्रों को। ये इसका एकदम राइट आंसर है फर्स्ट के ऑप्शनल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि कोयले भी लकड़ी का प्रतिरूप है, सॉरी लकड़ी का, ठीक है ना, कोयले। तो यहाँ लकड़ी का प्रतिरूप कोयले को बताया गया है यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी यहाँ से द रहेगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे इसका और आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, जीवनदायिनी कौन सी गैस को कहा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑक्सीजन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द। नेक्स्ट उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका मानव जीवन एवं प्रकृति यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 है वो है आपका एक अपठित पद्यांश, ठीक है ना। अब इसकी फोटो सही है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, दिख जाएगा क्लियरली, और फर्स्ट वाले की फोटो थोड़ी सही नहीं आई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पद्यांश है और इस पद्यांश के अनुसार आपका जो फर्स्ट प्रश्न है कि देश का मुकुट कवि ने किसे कहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिखा हुआ है जिसका मुकुट हिमालय है, इनकी हिमालय को कहा है यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्न में सुधा शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो सुधा शब्द का अर्थ नहीं है वो क्या है। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ, अमृत। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर
3, संसार का शिरोमणि देश किसे कहा गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका भारत। और उसके बाद में प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताओ, तो वो है आपका भारत देश। नेक्स्ट स्टेप, इसी के ऑप्शनल में एक और पठित गद्यांश है, और ये आपका गद्यांश है यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपका जो इसका प्रश्न फर्स्ट है कि हमें किसे अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका समझौतावादी मानवता के पक्षधर को, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्यों क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है वो पुरुषार्थी बनने की, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के आत्मसमर्पण शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ आपके पास में 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभावी समास। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि अव्ययभावी समास। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। ये आपका तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, इस तरह का ये आपका कोई एक गद्यांश है, आपको इसकी सप्रश्न व्याख्या करनी है। आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। और उसके ऑप्शनल के अंदर एक और गद्यांश है, इसकी भी आपको यहाँ से दोनों में से किसी एक की करनी है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों बाद उत्पन्न हुई, या फिर इसका ये कोई गद्यांश है, इसकी आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है जिसके अंदर पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो यहाँ से ये आपका एक पद्यांश है, और इसी के ऑप्शनल में एक और है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका ये वाला, मोको कहाँ डंडे, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि ये आपका पद्यांश है। इसमें दोनों में से किसी एक के बारे में आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है आपका है प्रश्न नंबर 5, जो कि खंड स के अंदर रहेगा। आपका प्रश्न 5 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों के अंदर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। तो आपका टॉपिक फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता, तो इसके अंदर आपको प्रस्तावना लिखनी है। राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक क्यों है वो बताना है आपको। उसके बाद में एकता के बाधक तत्व क्या है वो बताना है, एकता के पोषक तत्व क्या है वो बताना है, और उसके बाद में इसके उपसंहार क्या है वो लिखना है। अगर ये नहीं लिखना है तो टॉपिक आपका सेकंड है सड़क सुरक्षा को लेकर के, और इसमें आपको बताना है सबसे पहले सड़क सुरक्षा का तात्पर्य, उसके बाद में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद में सड़क सुरक्षा के उपाय, और उसके बाद में उपसंहार बताना है इसका। और उसके बाद में तीसरा टॉपिक है आपके पास में पर्यावरण का प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण के अंदर आपको प्रस्तावना बतानी है, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव बताना है, और पर्यावरण प्रदूषण को निवारण के जो उपाय है वो बताने हैं, और उसके बाद में इसकी उपसंहार बतानी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में बढ़ता जल संकट, और इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद में जल संकट की स्थिति लिखनी है, और उसके बाद जल संकट के क्या कारण है वो लिखना है, और उसके बाद में जल संकट के समाधान है तो क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, और उसके आपके क्या सुझाव है वो लिखना है, और उसके बाद में उपसंहार लिखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 है स्वयं को सिरोही निवासी रमेश मानकर शिवगंज निवासी अपने पिता को एक पत्र लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसमें अपनी परीक्षा की तैयारी आदि का उल्लेख करिए, ठीक है ना। इसमें आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करना है आपको इस लेटर के अंदर अपने पिताजी को। नेक्स्ट अगर ये नहीं करना है तो आपको इसके सब ऑप्शनल के अंदर एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, और एप्लीकेशन है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र मानकर स्वयं के अस्वस्थ होने से 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि खुद बीमार हो, ठीक है ना, इसलिए आपको अपने जो भी आपका प्रधानाचार्य है उनको क्या करना है, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका पर्वत के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको पर्वत के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, आपको सिर्फ 3 लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। गिरी होता है, उसके बाद में एक और होता है शिखर होता है, उसके बाद में एक होता है पहाड़। ये आपके 3 हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 8 के अंदर अली आली युग्म शब्द का अर्थ बताना है। तो अली का मतलब तो होता है भंवरा, और आली का मतलब होता है सखी, ठीक है ना, सहेली। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 के अंदर विलोम शब्द लिखने हैं। अजय, अजय का होता है आपको विजय, अजय का विलोम शब्द होता है विजय, इसको लिखते हैं ना विजय, इस तरह से। और गौण का होता है मुख्य, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के अंदर आपको प्रत्यय किसे कहते हैं वो लिखना है। वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय की परिभाषा ये बन जाएगी कि वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके बाद में उसकी परिभाषा को चेंज कर देते हैं, उसकी जो अर्थ है उसके अंदर परिवर्तन कर देते हैं, उनको बोलेंगे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसका अर्थ बताऊंगा पहले तो आकाश के तारे तोड़ना, इसका मतलब इसका अर्थ होता है असंभव कार्य
सॉरी असंभव या फिर इसको बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर विकट कार्य करना। ये तो क्या है, इसका अर्थ है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्पेस चाहिएगा तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य में लिखेंगे जैसे कि रमेश ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर आकाश से तारे तोड़ने वाला काम कर दिया। तो ये वाक्य में प्रयोग हुआ आकाश से तारे तोड़ना। तो रमेश ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर आकाश से तारे तोड़ने वाला काम कर दिया। तो यहाँ पे इस मुहावरा जो वाक्य के अंदर आ गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कर्ता कारक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है कर्ता कारक को उदाहरण के साथ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये ने है वो ये क्या है आपका कर्ता कारक, ठीक है ना। कौन सा कारक है, वो है कर्ता कारक। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 13, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ इसका नाम लिखना है और वाक्य के नाम भी लिखने हैं। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक लेना और उसके बाद में इसका आंसर देख लेना। तो यहाँ पे वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके सरल वाक्य, दूसरे होते हैं मिश्रित वाक्य, और तीसरे होते हैं संयुक्त वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, और तीनों के नाम है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्न प्रश्नों के उत्तर के सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कुची कुची का अर्थ है डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, बचाओ बचाओ। तो कुची कुची का अर्थ है वो है आपका ऑप्शन श यानी कि दया दया। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है सालिम अली थे। तो सालिम अली कौन थे, कृषि विज्ञानी थे, प्रकृति विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी या दूरबीन विज्ञानी। जो सालिम अली थे वो थे आपके पक्षी विज्ञानी, यानी ऑप्शन श है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है ईश्वर का निवास स्थल है मानव हृदय, मंदिर मस्जिद, तीर्थ स्थान या काबा कैलाश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि मानव हृदय। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है गांव के खेतों में दूर दूर तक कोमल हरियाली फैली है, सूर्य की किरणों की तरह, मखमल की तरह, कलियों की तरह, रेशम की तरह। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि सूर्य के किरण की तरह। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। इस जल प्रलय में नामक पाठ के लेखक कौन है, फर्निसुता रेणु, विद्यासागर, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका फर्नीश्वरनाथ रेणु यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका दो बैलों की कथा नामक पाठ में बैलों के नाम क्या है। तो वो क्या नाम है आप सभी को पता है, एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। हीरा और दूसरे का नाम है मोती। तो हीरा और मोती। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है। तो कहां कहां ढूंढता है, तो इसके अंदर आपको लिखना है मंदिर, एक तो मंदिर, दूसरा आ जाएगा मस्जिद, मंदिर मस्जिद, तीर्थ स्थान, काबा कैलाश में, काबा कैलाश में। तो मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है, मंदिर मस्जिद, तीर्थ स्थल और काबा कैलाश में। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3 सामंती संस्कृति किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 कवि ने काले रंग को किसका प्रतीक बताया है, इसके बारे में लिखना है आपको। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। तो क्यों नहीं सीख पाई थी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा क्योंकि लेखिका को उर्दू और फारसी में रुचि नहीं थी, ठीक है ना। लेखिका को उर्दू और फारसी में रुचि नहीं थी इसलिए वो नहीं सीख पाई।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे लघुतरात्मक है, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं इनके भी आंसर। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद से। तो लेखक का सुख से क्या अभिप्राय है? उपभोक्तावाद से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो क्योंकि उसकी दशा बैलों के समान थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका उसकी दशा, क्योंकि उसकी दशा बैलों के समान थी। बैलों के समान थी, इसलिए उस छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हो जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा जैसे कि पेड़ झुक झुक कर देखने लगते हैं, लोग घरों की खिड़कियां खोलते हैं और मंद मंद हवा बहने लगती है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5। बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि क्या क्या प्रश्न उठाए? तो यहाँ पे इसको लिखना है। और उसके बाद में लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे ये बड़े प्रश्न है। प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है वो लिखना है आपको। और उसके बाद में लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। और उसके बाद में लास्ट प्रश्न है आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पे आपको आपका जो 1 मई 2025 को होने वाला जो आपका हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट पेपर 100% रियल पेपर है, वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है। आप इसको पूरा पेपर सॉल्व करके पूरा पेपर आप अच्छे से याद करके जाएं ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।